प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। तो इकाई 2 पढ़ रहे थे हम, उसमें आज हम अध्याय 3 पढ़ेंगे। पिछले में हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके बाद मंत्रिपरिषद का गठन ये पढ़ चुके हैं हम। आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सरकार का तीसरा अंग पढ़ रहे हैं हम, न्यायपालिका। तो भारत की न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत और स्वतंत्र है, यानी उस पर किसी भी व्यवस्थापिका या कार्यपालिका का कोई दबाव नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो इसमें हम भारत की जो सर्वोच्च या अंतिम अपीली न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। तो पाठ का नाम है न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, कार्य एवं न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक पुनरावलोकन। अपना पाठ का नाम ही लिख लेंगे आप। पार्ट 3 ऊपर कॉपी में ऊपर लिख लेंगे। इकाई 2 है, पार्ट फर्स्ट है, इसको आज शुरू कर रहे हैं हम। तो आज पढ़ेंगे हम न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट कहाँ होता है? राज्यों में होता है। यह सुप्रीम कोर्ट तो यानी भारत का अंतिम न्यायालय या भारत का अंतिम अपीली न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। और राज्य में होता है हाई कोर्ट या जिसको उच्च न्यायालय बोलते हैं। तो इसका सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे जो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? भारत का नई दिल्ली में। इसका गठन यानी कैसे बनता है, इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं, इसके बारे में हम तो भारत में जैसे मान लो भारत सरकार या राज्य के बीच में कोई झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर, या 2 राज्यों के बीच में कोई झगड़ा है, तो उसका निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। राज्य हाई कोर्ट नहीं कर सकता। जैसे 2 राज्य मान लो पंजाब हरियाणा का मामला है, तो पंजाब का और हरियाणा का हाई कोर्ट एक ही है, या राजस्थान गुजरात का, तो दोनों के अलग अलग हैं। अब जो ये भी है वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। सुप्रीम ने हाई कोर्ट राज्य में, जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है? जोधपुर में, जयपुर में नहीं, जयपुर में की एक शाखा है। तो अब 2 राज्यों के बीच में विवाद है, उसको हाई कोर्ट ने सुलझाएगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट। जैसे कावेरी जल विवाद है महाराष्ट्र और कर्नाटक और ये तमिलनाडु है उनके बीच में, तो उनको कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट। तो इसी प्रकार सुप्रीम सर्वोच्च नाम है, सबसे ऊपर है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। निचले जैसे हमने 3 सूचियां पढ़ी थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एकात्मकता को दर्शाने वाले, तो ये सुप्रीम कोर्ट भी था उसमें, कि अंतिम न्यायालय ये राज्य ने हाई कोर्ट राज्य में होता है, तो राज्य सरकार के में राज्य स्तर पर जो हाई कोर्ट होता है उसके फैसले को बदल सकता है सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई वादी और प्रतिवादी कोई फैसले से संतुष्ट नहीं, जैसे मान लो जिला कोर्ट है तो हाई कोर्ट में आएगा, जिले से सेशन कोर्ट है ना, अधीनस्थ आ गया, फिर जिला कोर्ट, फिर जिले से हाई कोर्ट में। अगर आप हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है तो मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ही जो फैसला करेगा वो सबको मान्य होता है ना। तो ये सर्वोच्च न्यायालय है। तो इसमें आप हेडिंग डाल के लिखिए सर्वोच्च न्यायालय। हेडिंग क्या डालेंगे? अब ये पाठ का नाम था, आप नीचे लिख लें सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय। उच्च होता है, एक होता है उच्चतम न्यायालय, एक ही बात है। इधर सुप्रीम कोर्ट बोल दो अंग्रेजी में, सर्वोच्च बोल दो या उच्चतम बोल दो, एक ही बात है। सर्वोच्च या उच्चतम। उच्च तो कहाँ होता है? राज्य में, और उच्चतम यानी सबसे ऊपर हो गया ना, उच्चतम न्यायालय बोलते हैं इसको। तो इसमें लिखिए आप, भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सबसे
भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। फिर अगली लाइन में लिखेंगे सन 1950 से ही सर्वोच्च न्यायालय में 1950 से ही सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संविधान की व्याख्या करने और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब देखो न्यायपालिका क्या करती है? संविधान की व्याख्या। व्यवस्थापिका क्या करती है? कानून बनाती है। जैसे भारत की व्यवस्थापिका कौन है? संसद, हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर कार्यपालिका यानी सरकार जिसको बोलते हैं, वो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। फिर तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है? संविधान की व्याख्या करती है। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है, क्या गलत है क्या सही है उसके आधार पर फैसला सुनाती है, मतलब न्याय करती है कि किस आधार पर? संविधान में जो नियम कानून उनकी व्याख्या करती है, फिर न्याय करती है। ये अगली लाइन से लिखेंगे कानून के शासन की रक्षा एवं कानून की सर्वोच्चता को यानी कानूनी क्या है? सर्वोच्च है। कानून का शासन स्थापित करना, लोगों में कानून का डर होना चाहिए। तो कानून की सर्वोच्चता स्थापित को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक होती है। देखो कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार देश चलता है। तो संविधान में क्या है? कानून ही तो लिखे हुए हैं, अपने नियम कानून। तो कानून ही सर्वोच्च है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। हर आदमी कानूनों में बंधा हुआ, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी वो कानून से ऊपर नहीं जा सकता। अब प्रधानमंत्री बनने का मतलब ये नहीं है कि वो मन में आए वो कर सके। मुख्यमंत्री बनने का मतलब ये नहीं है कि वो कानून से ऊपर हो गया। सब कानून के दायरे में आते हैं, कानून सब पर समान रूप से लागू होता है। तो ये कब होगा? जब वो स्वतंत्र या निष्पक्ष रूप से काम करेगा। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से अलग रखा गया है। इसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। ये अपने निष्पक्ष रूप से ये क्या कर सकता है? फैसला सुना सकता है। अब ये नहीं कि ये प्रधानमंत्री का मामला या किसी बड़े नेता का मामला या किसी बड़े आदमी का मामला उसके हिसाब से फैसला करता है। ये कानून की व्याख्या करता है, मामले को देखते हुए सबके साथ समानता से न्याय करता है। अगले दिन है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो इसमें लिखें आप भारतीय संविधान में अनेक उपायों के माध्यम से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। भारत में अनेक उपायों के माध्यम से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। में कई ऐसे उपाय अपनाए गए जिससे न्यायपालिका किसी के दबाव में काम न करे, वो स्वतंत्र होकर निष्पक्ष रूप से काम करे। इसके लिए क्या किया गया है? तो नंबर 1 लगा के लिखें।
नंबर 1, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में न्यायाधीश, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामलों में विधायकों को, विधायक नहीं विधायकों, विधायकों मतलब जिसको विधायिका मतलब व्यवस्थापिका जिसको बोलते हैं ना, व्यवस्थापिका, विधायकों को शामिल नहीं किया गया है। विधायकों को, विधायिका मतलब व्यवस्थापिका, 3 अंग होते हैं ना, तो विधायकों को शामिल नहीं किया गया है। तो कानून बनाती है ना व्यवस्था संसद, विधायकों को शामिल नहीं किया गया है, पहला उपाय। दूसरा लिखिए, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का, किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव, किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का जानकार होना चाहिए। वकालत का अनुभव या कानून का जानकार होना चाहिए। अब देखो, वकालत यानी वकील, वकालत कौन करता है? वकील, एडवोकेट जिसको हम कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश बनता है उसमें देखो, या तो वो 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में, यानी निचले सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट ही होगा ना, हाई कोर्ट में 5 साल तक वो जज के रूप में कार्य कर चुका हो, ठीक है, उसको न्यायाधीश बोलते, न्यायमूर्ति, यहाँ उसको जज बोल, बात लगभग एक ही है। तो यहाँ जज, या 10 वर्ष तक वो किसी न्यायालय में वकालत कर चुका हो, 10 साल का अनुभव हो उनको, या तो 5 साल वो न्यायाधीश रह चुका हो किसी राज्य के हाई कोर्ट में, या लगातार 10 साल तक वो वकील रह चुका हो किसी हाई कोर्ट में, उसको क्या बनाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की ये योग्यता है। और राष्ट्रपति की नज़र में वो कानून का जानकार होना चाहिए। जैसे इसकी नियुक्ति कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की राष्ट्रपति करता है ना, तो वो क्या होना चाहिए? कानून का जानकार होना चाहिए। तीसरा लिखें, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। कितना होता है? सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष की आयु तक और हाई कोर्ट का 62 वर्ष की आयु तक। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, जबकि हाई कोर्ट में 62 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो इसका ये नहीं 5 साल नहीं है, उनकी उम्र से है 65 वर्ष या 62 वर्ष। तो 65 यहाँ और 62 कहाँ? हाई कोर्ट राज्यों में। तो कार्यकाल निश्चित होता है। वे सेवानिवृत्त होने तक, वे सेवानिवृत्त होने तक, यानी रिटायरमेंट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में हम, वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। केवल, अगली लाइन में लिखी, इसी में इसकी का पॉइंट चल रहा है, केवल अपवाद स्वरूप ही, केवल अपवाद स्वरूप ही विशेष परिस्थिति में ही न्यायाधीशों को, विशेष परिस्थिति में ही न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाता है। विशेष परिस्थिति में ही उनको पद से हटाया जाता है। जैसा हमने पहले पढ़ चुके हैं हम, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग के द्वारा इसमें महाभियोग राष्ट्रपति को पढ़ा था हमने महाभियोग, इसमें भी हम पढ़ सकते हैं न्यायपालिका के जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश उनको भी
मुख्य न्याय उसको महाभियोग प्रक्रिया से हटाते हैं। ठीक है, इसमें भी वही आएगा जैसे राष्ट्रपति में पढ़ा था ना हमने, 61 नहीं आएगा यहाँ पर, वो राष्ट्रपति के लिए था 61 महाभियोग, 60 में शपथ 61 में महाभियोग पढ़ा था, वो राष्ट्रपति के लिए था। इसको भी महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। वही प्रक्रिया है किसी भी न्यायालय में, किसी भी सदन में, चाहे हाई लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, किसी में उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जा सकता है हटाने के लिए। तो ऐसा बहुत कम होता है, तो विशेष परिस्थिति में उनको उठाया जा सकता है। तीसरा लिखें, चौथा लिखें, न्यायाधीशों के कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीशों के कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीशों के कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। आगे इसी में लिखेंगे, कार्यकाल की सुरक्षा के कारण, कार्यकाल की सुरक्षा के कारण, कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना डर व भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं। बिना डर यानी भय व भेदभाव के, बिना डर व भेदभाव के कार्य कर पाते हैं। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो 65 वर्ष तक अपनी आयु पर बने रहते हैं, उनको कम नहीं किया जाएगा। तो इसको इस बात का डर नहीं होता, उनकी जो कार्यकाल है वो सुरक्षित रहता है। उन पर जो महाभियोग की प्रक्रिया वो ऐसा अब तक ला जा चुका, लेकिन ऐसा अब तक पारित नहीं हुआ है। तो उनको अपना पद करने हो तो उनको वेतन भत्ते भी बढ़िया दिए जाते हैं, ताकि वो किसी के दबाव में या लालच में न आए। उनका जो पेंशन, उनका जो क्या बोलते हैं उसको, उनकी तनख्वाह वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अरे सब ज़्यादा तो किसकी होती है, राष्ट्रपति की पड़ी थी ना उन्हें 5 लाख रुपए प्रति माह। तो उसका क्रमवार उसका एक वरीयता के आधार पर उनको क्या मिलता है, वेतन मिलता है। अगला लिखें, न्यायपालिका फिर कोमा लगाएंगे, विधायिका का लिखेंगे, विधायिका या कार्यपालिका पर। विधायिका मतलब व्यवस्थापिका, तीनों तीन अंगे। तो न्यायपालिका मतलब विधायिका मतलब व्यवस्थापिका या कार्यपालिका मतलब सरकार पर। कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं होती है। वित्तीय रूप से निर्भर नहीं होती है। वित्तीय रूप से निर्भर नहीं होती है। अगला लिखें, छठवां लिखें, न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त होकर, आलोचना मतलब उसने जो फैसला दे दिया वो अंतिम है, उसमें हम कोई गुण दोष नहीं निकाल सकते कि उसके फैसले के विरुद्ध हम उस पर कमेंट्स नहीं कर सकते हैं या उस पर हम अंगुली नहीं उठा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये भेदभाव कर दिया, ये फैसला गलत था, क्योंकि वो बहुत सोच समझ कर ऐसा फैसला करता है तो उसका निर्णय अंतिम होता है। तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, आलोचना नहीं कर सकते। तो आलोचना के भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से निर्णय करती है। स्वतंत्र रूप से, आलोचना के भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से निर्णय करती है। स्वतंत्र रूप से निर्णय करती है कौन, न्यायपालिका। अगले हेडिंग डालें, न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों को नियुक्त कैसे करते हैं उनके पद पर। तो देखो उसको बोलते हैं कॉलेजियम प्रणाली। क्या बोलते हैं, कॉलेजियम प्रणाली होती है जिसमें एक पैनल होता है, उसमें
अगला न्यायाधीश कौन बनेगा उसके नाम प्रस्तावित होते हैं, फिर उसका चयन किया जाता है। फिर अभी 2014 में क्या हुआ था, एक आया था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री होता था, ठीक है, 2 अन्य और वरिष्ठ 6 सदस्यों का एक आयोग बनाया गया था, राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग। वही न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बनाया, कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको असंवैधानिक करार देते हुए, ऐसे मतलब जो संविधान के अनुसार नहीं है, तो असंवैधानिक करार देते हुए क्या किया, इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को समाप्त कर दिया गया और वापस पहले वाले स्थिति को बहाल कर दिया। मतलब वापस न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली पर होती है, कॉलेजियम प्रणाली पर। कौन सी प्रणाली पर है, कॉलेजियम प्रणाली पर। तो 99 संविधान संशोधन किया गया था, उसके तहत ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, उनको अब समाप्त कर दिया गया है। अब वापस जो पुरानी पद्धति थी न्यायाधीश बनने की, कौन सी, कॉलेजियम प्रणाली को वापस लागू कर दिया गया है। तो इसमें लिखें सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। यानी एक तो होता है मुख्य न्यायाधीश, अब देखो इसको समझे, और एक होता है अन्य न्यायाधीश। जैसे सुप्रीम कोर्ट में 31 न्यायाधीश हैं, ऐसे याद रखेंगे आप, लिख सकते हैं साइड में ना नीचे यहाँ 30, तो 1 + 30 बराबर कुल कितने हैं, 31। ऐसे याद रखें। तो एक तो हो गया मुख्य न्यायाधीश, कौन सा हो गया, मुख्य न्यायाधीश। 3 हो गए अन्य न्यायाधीश। जैसे स्कूल होती है, स्कूल में अध्यापक होते हैं, एक हेड मास्टर नहीं होता क्या, है तो अध्यापक ही दोनों, लेकिन वो मुख्य न्यायाधीश से हेड मास्टर है ना। उसी प्रकार यहाँ पर एक तो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जिसको CJI बोलते हैं, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और 30 अन्य तो आप साइड में या इसमें नीचे लिख सकते हैं कि वर्तमान में लिख सकते हैं, याददाश्त के लिए, याद रखने के लिए नीचे लिखिए, इसी में पहले पॉइंट में लिख ले, भारत में वर्तमान में एक मुख्य व 30 अन्य न्यायाधीशों सहित कुल 31 न्यायाधीश हैं। कुल 31 न्यायाधीश हैं, याद रखेंगे। 31 मतलब एक मुख्य और 30 अन्य, एक मुख्य और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। तो ये तो गया। तो मुख्य इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, तो अन्य न्यायाधीश उनकी नियुक्ति करेगा तो राष्ट्रपति, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। किसकी सलाह पर है, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। अर्थात आगे इसमें लिखे, अर्थात नियुक्ति के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है। मंत्रिपरिषद के पास होती है। अब इनको नियुक्त, वैसे सरकार से अलग है, लेकिन इनको नियुक्त करने में सरकार की अहम भूमिका होती है। भाई न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश कौन है, उनको ही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य, ज़्यादा अनुभवी न्यायाधीश कौन है, उनको ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। बाकी अन्य में आ गए 30।
लेकिन वो नियुक्त होने के बाद वो भेदभाव से काम नहीं करता, वो सबके लिए समान रूप से काम करता, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई उसके फैसले को नहीं बदलवा सकता। अगला पॉइंट लिखिए, ऐसे पॉइंट डाल ले, जैसे एक नंबर हो गया ना, दूसरा लिखें, नियुक्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था की है, जिसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 मुख्य न्यायाधीश के नीचे लाइन खींच दें, अन्य 4, तो 4 के नीचे लाइन खींच लेंगे, वरिष्ठ न्यायाधीशों की वरिष्ठतम, अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह पर कुछ नाम इनके 2-4 कोई भी हो सकते हैं ना, उनके नाम प्रस्तावित करेगा। यानी मुख्य न्यायाधीश वो सरकार को वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से क्या करेगा, कुछ नाम प्रस्तावित करेगा, और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। भारत का अगला न्यायाधीश कौन होगा, तो जो न्यायाधीश है वो और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या करेंगे, 2-4 नाम प्रस्तावित करेंगे, भाई ये 4-5 नाम है, इनमें से मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया जाए। तो जिसको सेलेक्ट किया जाता है, जिसका चयन किया जाता है, फिर भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, उनको शपथ दिला, राष्ट्रपति तो करेगा, तभी तो राष्ट्रपति लिखा है, राष्ट्रपति उनको नियुक्ति करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति या मुख्य न्यायाधीश की या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नहीं लिखेंगे, हालांकि होता तो उनके कारण ही है, सरकार की मुख्य भूमि, लेकिन वो तो नाम आता है, लेकिन किनके ना सारे काम किनके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से, क्योंकि वो संवैधानिक मुखिया होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। क्या लिखेंगे, भारत का राष्ट्रपति। नियुक्ति, इसे कोलेजियम व्यवस्था कहते हैं, इसे कोलेजियम प्रणाली बोलते हैं ना, कोलेजियम प्रणाली या व्यवस्था एक ही बात है, इसे कोलेजियम प्रणाली कहते हैं। तो इसके नीचे लाइन खींच लेंगे, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ, एक मुख्य और 4 वरिष्ठ कुछ नाम प्रस्तावित करेगा, इनमें से ही भारत का जो राष्ट्रपति उनको नियुक्त करेगा। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, कोलेजियम प्रणाली। क्या कहते हैं, कोलेजियम प्रणाली कहते हैं। अगली लाइन में लिखें, कोलेजियम प्रणाली कहते हैं, इसी का अगला लिखिए, इसी दूसरे पॉइंट में लिखें, इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया है। सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया है। फिर अगला लिखेंगे, सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया है। न्यायाधीशों का चयन, चुनाव, न्यायाधीशों का चयन और स्थानांतरण मतलब एक कोर्ट से उसको दूसरे कोर्ट में भेजना। न्यायाधीशों का चयन और स्थानांतरण की इस व्यवस्था का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में कोई प्रावधान
नहीं है। यह व्यवस्था 1993 में, यह व्यवस्था 1993 में उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ, तो इसके नीचे लाइन खींच लेंगे 1993 के नीचे और संविधान पीठ के नीचे, संविधान पीठ द्वारा दिए गए निर्णय और बाद में 1998 में दिए गए एक अन्य निर्णय पर आधारित है। अन्य निर्णय पर आधारित है। यह व्यवस्था न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में सरकार के हस्तक्षेप को दूर करने के लिए की गई। सरकार के हस्तक्षेप को दूर करने के लिए की गई। अब देखो, अब बीच में एक और आ गया था नियुक्ति से संबंधित ही, इसमें लिखना आपको, न्यायाधीशों की नियुक्ति में लिखना आपको ना पॉइंट में, अगला उसको थोड़ा बढ़ा के लिखा देते हैं हम। इसमें लिखना आपको नियुक्ति तरह ना, एक है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये बना था किसके लिए, पहले कॉलेज में पढ़ने उसकी जगह बनाया गया, अभी मैंने बताया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था किसके लिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। NJAC इसको शॉर्ट में बोलते हैं ना, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, NJAC है ना। और देखो ये क्या था, इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, तो इसमें व्यवस्थापक यानी सरकार का है, कार्यपालिका का दखल हो गया था। सरकार जिसको चाहेगी उसको ही क्या बना देगी, न्यायाधीश बना देगी, यानी सरकार का रोल ज़्यादा हो गया था इसमें। तो सरकार ने इसमें संविधान में संशोधन भी किया, इस प्रणाली को लागू किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रणाली को रद्द कर दिया और वापस कौन सी प्रणाली लागू कर दी, कॉलेजियम प्रणाली। तो इसके बारे में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है, NJAC क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। तो इसमें लिखें आप, निन्यानवा संविधान संशोधन 2014 के रूप में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक 2014 31 दिसंबर 2014, आगे लिखे फिर कोमल लिखेंगे, 31 दिसंबर 2014 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। राजपत्र में
प्रकाशित किया गया था, यानी भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। केंद्र सरकार ने, अगली लाइन में लिखिए, केंद्र सरकार ने 13 अप्रैल 2015 को 13 अप्रैल 2015 को इन अधिनियमों के प्रभावी होने की तिथि निर्धारित कर दी थी। प्रभावी होने की तिथि निर्धारित कर दी थी। अब देखो ये कितने सदस्य ही था, 6 सदस्य। इसमें क्या था, तो अगली लाइन से लिखें, इसके अनुसार अगला पॉइंट बना के लिखेंगे न्यायिक नियुक्ति आयोग में। इसके अनुसार शॉर्ट में लिख लें NJAC, यानी बार बार बड़ा हो जाएगा NJAC, यानी राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग के नाम से एक आयोग होगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के नाम से एक आयोग होगा, जिसका अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायाधीश, जिसका अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायाधीश जैसे हम 30 पढ़े ना, 1+30 तो मुख्य, यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसी दो NGC जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। अन्य को नहीं, और अन्य भी होते हैं, 30 अन्य होते हैं ना, 1+30 अभी पढ़ा हमने, बराबर 31। तो जो भारत सरकार ने जो एक नया आयोग बनाया, जैसे कॉलेजियम प्रणाली थी पहले कौन सी थी, कॉलेजियम, वर्तमान में भी कौन सी है, कॉलेजियम, क्योंकि इसको रद्द कर दिया गया बाद में। तो इसका अध्यक्ष इसको बनाया गया मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नहीं, मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। अगली लाइन में लिखे, इसी में लिख सकते हैं, इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश के अलावा, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय पढ़े ना मैं, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के दो के नीचे लाइन खींच लेंगे, मुख्य न्यायाधीश के नीचे, ठीक है, 2 वरिष्ठतम, यानी सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के बाद में, मुख्य न्यायाधीश के नीचे, तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, फिर कोमा लगाएंगे, इसके बाद में 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, फिर कोमा लगाएंगे, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री, केंद्रीय विधि यानी कानून, विधि एवं न्याय मंत्री, ये भारत सरकार का कानून मंत्री जिसको कहते हैं, भारत सरकार का कानून, एक तो मुख्य न्यायाधीश, 2 कौन से हो गए, वरिष्ठतम न्यायाधीश, और ये भारत सरकार का कानून मंत्री, तथा 2 प्रबुद्ध या कोमा लगा के लिखेंगे ओब्लिक, या प्रबुद्ध या विख्यात व्यक्ति, विख्यात मतलब है जो प्रसिद्ध हो किसी कारण को सब जानते हो, विख्यात व्यक्ति इसके सदस्य होंगे, 2 विख्यात व्यक्ति इसके सदस्य होंगे। 2 के नीचे लाइन खींच लेंगे। इस प्रकार यह आयोग 6 सदस्य ही होगा। कितने सदस्य ही? 6 सदस्य ही। तो 6 के नीचे लाइन खींच लेंगे, 6 सदस्य ही, 6 सदस्य ही होगा। तो इसको रद्द तो कर दिया गया है, 6 सदस्य ही होगा, ये लिख लिया एक बार। तो इसको रद्द तो कर दिया, पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की थी उसमें कितने सदस्य रखे गए थे? 6। कितने रखे गए थे? 6। उसका अध्यक्ष कौन था? भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन था? मुख्य न्यायाधीश। 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश और 2 प्रबुद्ध या विख्यात सदस्य और 1 भारत सरकार का कौन है? कानून मंत्री या विधि मंत्री, इसका सदस्य होगा। तो कुल कितने हो गए? 6 सदस्य।
ठीक है, अगला पॉइंट लिखे तो 6 की नीचे लाइन खींच लेंगे। इन दो प्रबुद्ध या विख्यात, इन दो प्रबुद्ध या ओब्लिक लगा के लिख लेंगे विख्यात व्यक्तियों का चयन प्रधानमंत्री। अब दो कहाँ से आएंगे भाई, एक तो मुख्य न्यायाधीश आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट से आ जाएगा, दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी वहाँ से आ जाएंगे, तो एक भारत सरकार का विधि मंत्री हो गया, और दो वरिष्ठतम जो प्रबुद्ध है ये कहाँ से आएंगे, तो का चयन प्रधानमंत्री, फिर कोमा लगाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। इन दो का चयन कौन करेगा, प्रधानमंत्री अकेला नहीं, फिर कोमा लगाएंगे प्रधानमंत्री, फिर मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का जो अध्यक्ष है ना ये एनजेसी का अध्यक्ष, तो मुख्य न्यायाधीश, फिर कोमा लगाएंगे। और लोकसभा में विपक्ष का नेता, और लोकसभा में विपक्ष का नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल, सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता मिलकर, दल के नेता से मिलकर बनने वाली, विपक्षी दल के नेता से मिलकर बनने वाली समिति के द्वारा किया जाएगा। विपक्षी दल के सबसे बड़े दल के नेता से मिलकर बनने वाली समिति के द्वारा किया जाएगा। किसका, इन दो का चयन। एक तो मुख्य न्यायाधीश हो गया, दो वरिष्ठतम हो गए 4, और एक भारत सरकार का विधि मंत्री हो गया 5 और 4, और ये दो कौन से बच गए, 2 बच गए प्रबुद्ध, जो अलग से ये प्रबुद्ध या विख्यात हैं, इनका चयन कौन करेगा, एक तो मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, और लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है, जैसे वर्तमान में भारत सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार में तो विपक्ष दो कांग्रेस मतलब जो यूपीए है, कांग्रेस और उनके दो गठबंधन दल को मिलकर, कौन सा गठबंधन है, यूपीए बोलते हैं उसको। तो जो मोदी सरकार है उसके खिलाफ जो विपक्ष में बैठते हैं, जिनकी सरकार नहीं उनको विपक्ष बोलते हैं। तो विपक्ष का नेता या सदन में जो सबसे बड़े दल का नेता है जिनकी सरकार नहीं है, वो मिलकर, उनसे मिलकर एक समिति बनेगी जिसमें प्रधानमंत्री होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, और विपक्ष का, लोकसभा में विपक्ष का, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में विपक्ष दल का नेता होगा। इन से मिलकर एक समिति बनेगी, वो इनका चयन करेंगे। ठीक है, फिर अगली लाइन में लिखें, अगली लाइन से स्टार्ट करेंगे। इन दो प्रबुद्ध या विख्यात व्यक्तियों में, अब देखो एक ये भी है, इनका चयन तो कर लिया जाएगा भी व्यक्ति कौन सी कैटेगरी से होंगे या कौन सी श्रेणी से होंगे। तो 2 प्रबुद्ध विख्यात व्यक्तियों में एक व्यक्ति का अनुसूचित जाति मतलब SC, अनुसूचित जाति, फिर कोमा लगाएंगे, अनुसूचित जनजाति ST, अनुसूचित जाति जनजाति, मतलब 2 थे ना, 2 मासू 1, 2 मासू 1, कौन सा जरूरी है, अरे दो है प्रभु, उनमें एक कौन सी श्रेणी से होगा, अनुसूचित जाति कोमा अनुसूचित जनजाति, फिर कोमा लगा अन्य पिछड़ा वर्गों यानी OBC में आते हैं वो, अन्य पिछड़ा वर्गों यानी OBC, फिर कोमा लगाएंगे अल्पसंख्यकों, तो यानी जो माइनॉरिटीज़ हैं जैसे मुसलमान है, जैन है, सिख है, अल्पसंख्यकों के व्यक्तियों या महिलाओं में से नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे। नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे, यानी 2 है ना, 2 में से एक या तो SC ST OBC और अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़, ठीक है, या महिला,
SC कौन चाहिए, ST या OBC या अल्पसंख्यक समुदाय से होना चाहिए या महिला, इनमें से ये होना जरूरी है एक। ठीक है, तो अंतिम लाइन लिखें, अंतिम लाइन लिखेंगे उपरोक्त संवैधानिक, उपरोक्त मतलब ऊपर जो हमने अभी पढ़ा, तो उपरोक्त संवैधानिक संशोधन को, उपरोक्त संवैधानिक संशोधन 99वां संविधान संशोधन किया गया था, फिर उस संविधान में संशोधन करके ये सारी प्रक्रिया बनाई गई, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाई गई, उसमें 6 सदस्य रखे गए, ये जितनी भी था ये संविधान में संशोधन करके बाद में तो बनाया गया। तो उपरोक्त संवैधानिक संशोधन को 99वां संविधान संशोधन करके ये सारा बदलाव किया गया, कॉलेजियम प्रणाली को उठा दिया गया था। तो उपरोक्त संवैधानिक संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने, कौन सी पीठ ने, संवैधानिक पीठ ने, संवैधानिक पीठ ने, तो इसके नीचे लाइन खींचेंगे, संवैधानिक पीठ के नीचे संवैधानिक पीठ ने, तो संवैधानिक पीठ मतलब है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो उसमें सब में अलग अलग 5, उसमें लगभग 5 या 7 है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो मिलकर इस चीज़ की व्याख्या करते हैं, कि वो कानून की व्याख्या करते हैं कि ये जो बना जो संविधान के अनुसार है या संविधान के अनुसार नहीं है। तो एक जजों की पीठ बनी संवैधानिक पीठ, और उसने इस संवैधानिक संशोधन बना तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, उसको रद्द कर दिया, यानी गैर संवैधानिक बताया कि यह संविधान के खिलाफ है, यह संविधान के अनुसार नहीं है, ये कहते उसको रद्द कर दिया गया। तो संवैधानिक पीठ ने इसे निरस्त कर दिया है, इसे निरस्त कर दिया गया है, इसे निरस्त कर दिया गया है। और वर्तमान में पूर्व से चली आ रही न्यायाधीशों की नियुक्ति की, पूर्व से चली आ रही न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को लागू कर दिया गया, 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 यानी NJSC जो बनाया गया था उनको समाप्त कर दिया गया। एक संवैधानिक पीठ ने इस पर अध्ययन किया, किस पर, 99वां संविधान संशोधन किया गया, संविधान में बदलाव किया गया, और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया। राष्ट्रीय मतलब भारतीय होगा, न्यायिक नियुक्ति, न्यायिक मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित नियुक्ति आयोग बनाया, इसका नाम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति। ये क्यों बनाया गया कि भारत में अब जो भी न्यायाधीश बनेंगे वो इस आयोग जो तय करेगा वही बनेगा। ठीक है, लेकिन सरकार का दखल ज़्यादा हो रहा था, हालांकि मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष था, इसमें प्रधानमंत्री भी था, भारत सरकार का विधि मंत्री भी था, तो उनका दखल ज़्यादा नहीं, सरकार चाहती फिर वही बनता, यानी सरकार का दखल ज़्यादा हो जाता। इस कारण से संविधान सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका विरोध किया, और एक संवैधानिक पीठ ने इस पर अध्ययन किया कि वास्तव में सरकार जो ये संविधान में बदलाव किया वो सही है गलत है। इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, इस एक्ट को, इस बदलाव को असंवैधानिक दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की जो सरकार ने इसका निर्माण किया गया है, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायिक नियुक्ति मतलब न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित ये जो नई प्रणाली लेकर आई है वो संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है, इसको रद्द कर दिया गया। और वर्तमान में जो पहले से चली आ रही जो न्यायाधीशों की जो कॉलेजियम प्रणाली है उसको ही लागू किया गया है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, से बाकी जो बचा वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।